ओके गाइस, जय हिंद। यूनिक ब्रेन स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जनरेटर, जिसको हिंदी में कहते हैं जनित। इसकी खोज यानी 1831 में 1831 ईस्वी में माइकल फैराडे ने जनरेटर को बनाया। ये जनरेटर दो तरह के होते हैं, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। जनरेटर क्या चीज है वो देखते हैं। यानी आपने देखा था मोटर क्या है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको हम कहते हैं मोटर। जनरेटर यह मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, बदली करता है, उसको हम कहते हैं जनरेटर। जनरेटर कई प्रकार के होते हैं। डोमेस्टिक जनरेटर जैसा कि हम घरों में लगाते हैं, बड़े जनरेटर जो फैक्ट्री में लगाए जाते हैं, वो जनरेटर अलग अलग तरह के होते हैं। जैसा आप देखते हैं जो घरों में हम जनरेटर लगाते हैं उसको स्टार्ट करते हैं हम हैंडल से। बाकी जनरेटर जो लगे होते हैं वो पुश बटन से स्टार्ट होते हैं, जिससे सोलेनोइड स्विच ऑन होता है और जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। जनरेटर स्टार्ट होने के लिए हम देखते हैं कि जनरेटर में क्या होता है। जनरेटर को हम एक टरबाइन से स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, टरबाइन। यहां पर सपोज एक टरबाइन लगा हुआ है इस आर्मेचर के साथ। इस टरबाइन को घुमाने के लिए तीन तरीके हैं। पहला पानी के साथ, यानी वाटर टरबाइन। इस टरबाइन के ऊपर पानी का एक फोर्स मारा जाता है, जिससे टरबाइन ये घूमना शुरू हो जाता है। या हम भाप का एक प्रेशर मारें, गैस का प्रेशर, एक जबरदस्त प्रेशर मारें जिससे कि टरबाइन घूमना शुरू हो जाए, तो क्या होगा, ये आर्मेचर घूमना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा यदि हम एयर मिल्स यानी हवाई चक्की, इस तरह से क्या होती है, भिन्न भिन्न जगह पर ये हवाई चक्की लगी होती है। इसमें ऊपर फैन होता है और नीचे ये काफी ऊंचाई पर स्टैंड पर होती है, और इनसे इन हवा को इकट्ठा करने के बाद में टरबाइन पर मारा जाए तो ये टरबाइन घूमना शुरू हो जाएगा, और जिससे कि इसका आर्मेचर है वो घूमना शुरू हो जाएगा। इस क्रिया को हम बाद में देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं इसका प्रिंसिपल। जनरेटर फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पर काम करता है। यह है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, इस पर काम करता है। इस राइट हैंड रूल को हम बाद में लगाएंगे। पहले हम देखते हैं ये प्रिंसिपल, जैसा कि मोटर में था, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करता है। जनरेटर जैसा कि मोटर में था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पहले बता चुका हूं कि यदि कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को लाएं और
करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मूव करना शुरू करें तो उसमें दो फील्ड बन जाते हैं। पहला है मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड। और दोनों फील्ड आपस में क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं और ये फील्ड, इनमें एक फोर्स अप्लाई हो जाती है जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से यहां पर एक इंड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पैदा होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी एक करंट पैदा होता है जिसको हम आगे स्टोर करते हैं। इसके देखेंगे हम कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में जैसा कि आप देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन से पहले देखते हैं हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में हम अपने दाहिने हाथ की थंब, इंडेक्स फिंगर या फोर फिंगर जिसको कहते हैं, और मिडिल फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखें, जैसा कि यहां पर दिखाया हुआ है। ये थंब है, ये इंडेक्स फिंगर या फोर्थ फिंगर और मिडिल फिंगर, ये तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। यदि ये थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन इसको हम बोलते हैं थ्रस्ट ऑफ मोशन, यानी जो बल लग रहा है उसकी दिशा को दर्शाए। थंब यदि बल की दिशा को दर्शाता है, जहां फोर्स लग रहा है उस दिशा को दर्शाए, और इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को दर्शाती है। इसको बोलते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाए तो मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को दिखाएगी, यानी प्रेरित धारा को दिखाएगी, विद्युत प्रेरित धारा को दिखाएगी। प्रेरित धारा यानी इलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड करंट। इलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड करंट को दर्शाएगा। अभी हम देखेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में जैसा आप देख रहे हैं, ऊपर मैग्नेट लगा हुआ है जिसका एक पोल नॉर्थ और दूसरा साउथ। इसके बीच में एक आर्मेचर ABCD लगा हुआ है जिसका A एंड कनेक्ट है स्लिप रिंग P के साथ, और इस आर्मेचर का CD यानी D पॉइंट कनेक्ट है स्लिप रिंग Q के साथ। स्लिप रिंग P और Q ब्रश से साथ में टच है। ब्रश X के साथ में स्लिप रिंग P और ब्रश Y के साथ में स्लिप रिंग Q कनेक्ट किया हुआ है। अभी ये स्लिप रिंग दोनों ब्रशेज, ब्रश Y और ब्रश X को हमने एक लोड से जोड़ दिया है, यानी एक रेजिस्टेंस से जोड़ दिया है,
और उसको नापने के लिए अभी हम यहां पर स्ट्रक्चर में एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, जैसा कि दिखाया हुआ है, एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। तो अभी हम देखते हैं, यानी आपने देखा था कि जनरेटर के अंदर हम क्या करते हैं, यहां पर एक चेंजिंग क्या है, यहां पर एसी जनरेटर के अंदर क्या लगाते हैं, हम स्लिप रिंग लगाते हैं। और ये स्लिप रिंग दो होती हैं, पी स्लिप रिंग जो कि जुड़ी होती है किसके साथ में, यानी टच होती है किसके साथ, एक कार्बन ब्रश एक्स के साथ में, और क्यू स्लिप रिंग जुड़ी होती है, यानी टच होती है किसके साथ, वाई ब्रश के साथ। अभी हम देखते हैं इसका वर्किंग। आपने देखा था मोटर के अंदर यहां पर हम क्या देते थे, करंट देते थे। करंट देने के बाद में यहां एक स्विच लगा हुआ था, और जैसे ही स्विच को ऑन करते थे एक करंट कैरी कंडक्टर घूमना शुरू हो जाता था। और जब ये घूमता था, जब ये पूरा रोटेशन लेता था और आरपीएम के मुताबिक इसको बनाया जाता है, जैसा बताया था मैंने, ये कोर यहां पर कॉइल्स ज्यादा लगा देते हैं, यानी कई चीज बताई थी, नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ कॉइल कितना है, कॉइल कितना है, उसकी टर्निंग कितनी है, मेटल क्या इस्तेमाल किया गया है, आप कितना विद्युत दे रहे हैं, उसमें कितना इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, उसका लेंथ क्या है कॉइल का, उसके ऊपर डिपेंड करता है इसका आरपीएम। लेकिन अभी हम देखते हैं, ये देखा माइकल फैराडे ने कि हम एक मोटर बनाते हैं, मोटर को घुमाने के लिए क्या किया था, एक बैटरी लगाया था जिससे कि आर्मेचर को घुमाया था, और आर्मेचर से जब घूमा था तो उससे हमने मैकेनिकल आउटपुट लिया था, एक एक्सल लगाकर, और एक्सल में लगाया था हमने जो पंखा है, फ्रिज का, कूलर का, और किसी भी मोटर का, किसी भी फैंस का। लेकिन अभी उसने देखा यदि हम इस आर्मेचर को घुमाया जाए, हम इस आर्मेचर को मैकेनिकली घुमाएं, तो भी क्या होगा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा। यानी आप देख रहे हैं यहां पर नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइन्स कहां जा रही हैं, साउथ की तरफ, और जैसे इसको हमने मूवमेंट दिया है टरबाइन को मूवमेंट देने से क्या होगा, ये जो हमारा करंट कैरी कंडक्टर है यानी आर्मेचर है, आर्मेचर क्या होता है, इसके अंदर एक आयरन कोर्स की पत्ती होती है, उनके ऊपर तार लपेटे होते हैं, और ये क्या हो जाएगा, ये घूमना शुरू हो जाएगा, ये आर्मेचर घूमना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आर्मेचर घूमना शुरू होगा तो इससे कनेक्टेड स्लिप रिंग पी और क्यू पर भी मूवमेंट होगा, जिसको हम आगे चलकर देखेंगे। तो देखते हैं, जैसे ये आर्मेचर घूमना शुरू हुआ तो यहां पर हमारी इंड्यूज करंट की डायरेक्शन क्या होगी वो हम देखते हैं। इंड्यूज करंट की डायरेक्शन के लिए हम क्या लगाएंगे, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल के लिए हम क्या करेंगे, अपने राइट हैंड की थंब, फोर फिंगर और इंडेक्स फिंगर को इस तरह रखेंगे कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। तो आप देखते हैं यहां पर जो एरो मार्क से दिखाया हुआ है, ये इंड्यूज करंट दिखाया हुआ है, जहां पर ये जो डायरेक्शन है इंड्यूज करंट की ये दिखाई गई है। यदि ये आप देख रहे हैं मेरा फोर फिंगर किसको शो कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स को, यानी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को, कि मैग्नेट की लाइन कहां जा रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, और मेरा थंब किधर है, ऊपर की तरफ, थंब है ऊपर की तरफ, यानी कहां से फोर्स मिल रहा है, कहां से बल मिल रहा है, ऊपर से, और मेरा मिडिल फिंगर कहां पर है, नीचे की तरफ आ रहा है।
इसका मतलब जो करंट इंड्यूस हो रहा है, जो करंट प्रेरित हो रहा है, जो विद्युत धारा प्रेरित हो रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है? नीचे की तरफ, यानी सी से डी की तरफ। और सी से डी की तरफ, सी से डी से कहां आती है? ये स्प्लिट रिंग क्यू पर, क्यू से कहां जाएगी? ब्रश वाई पर, और वाई से गैल्वेनेटर पर। और गैल्वेनेटर का जो लगा हुआ निडल है वो एक डायरेक्शन में मूवमेंट कर जाएगा, यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहां से मूवमेंट कर जाएगा, जिससे मालूम पड़ेगा कि यहां पर करंट इंड्यूस हो रहा है, करंट प्रेरित हो रहा है। और यहां से कहां जाएगा? ये घूमता हुआ ब्रश एक्स पर, ब्रश एक्स से स्लिप रिंग वाई, और वाई से पॉइंट ए से बी, और बी से सी, और सी से सी डी। इस कंडीशन में आप देखें ए पॉइंट पर आप देखिए, मैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाएं तो देखिए यहां पर मेरा जो 4 फिंगर है, यानी ये कहां शो कर रहा है? नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी चुंबकीय रेखा कैसे जा रही है? नॉर्थ से साउथ की तरफ। और मेरा ये अंगूठा कहां शो कर रहा है? नीचे की तरफ। और यानी फोर्स कहां से लग रहा है? नीचे से। और मेरा जो मिडिल फिंगर है वो शो कर रहा है नीचे से ऊपर को, यानी इसमें इंड्यूस करंट कहां जाएगा? नीचे से ऊपर को जाएगा। ए बी पर कैसे जाएगा? ए से बी की तरफ ये मूवमेंट मिलता है। अभी इस कंडीशन में जैसा कि ये रोटर घूमना शुरू होता है, तो क्या होगा? जब ये हाफ टर्न ले लेगा, जैसा मैं पहले बताया था कि जब रोटर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो मैक्सिमम लाइन ऑफ फ्लक्स इसको कट करती है। तो उस समय पर जब मैक्सिमम लाइन ऑफ फ्लक्स कट करेंगी तो हमने कोई लोड लिया हुआ है, तो उस पर क्या होगा? मैक्सिमम लाइन ऑफ फ्लक्स जब कट करेंगी तो क्या होगा? यानी जब परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम लाइन ऑफ फ्लक्स कट करेंगी, और जब इसको हम घुमाना शुरू करेंगे तो लाइंस कट करना कम होती जाएंगी, यानी ये क्या होगा? ग्राफ हमारा डाउन होता चला जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जबकि ये स्ट्रक्चर हमारा जो आर्मेचर है, आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा, यानी इस तरह से ये अभी सपोज इस हालत में सी डी ये है, ए और बी ये है, तो इस तरह से जब आ जाएगा यानी पैरेलल हो जाएगा, तब क्या होगा? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगी? मिनिमम कट करेंगी, जैसा कि दिखाया मैंने यहां पर, कितना? मिनिमम 0 पर। और ये कहा कितना है? 90। अभी ये घूमना शुरू होगा, यानी सीडी जो हमारा था, सीडी अभी क्या करेगा? इस तरह से आना शुरू हो जाएगा। तो हमारा ग्राफ कैसा होगा? अभी यहां पर ये नेगेटिव साइड में रेंज होना शुरू होगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जबकि ये जो सीडी था हमारा, ये कहां पहुंच जाएगा? ऐसे घूमता हुआ ए बी की जगह ले लेगा और ए बी सी डी की जगह ले लेगा। यानी उस कंडीशन में क्या होगा? यहां पर यहां डी होगा, यहां सी होगा, यहां पर होगा बी, और यहां आ जाएगा ए। और वो होगा हमारा नेगेटिव साइड में पीक पॉइंट। अभी
इस तरह से अभी हम देखें तो हमारा सीडी इस डायरेक्शन नॉर्थ के पास आ चुका है। तो यहां पर यदि हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाएं तो आप देखेंगे ये वाला, देखिए पहले सीडी का डायरेक्शन, सीडी का करंट का डायरेक्शन क्या था, नीचे की तरफ था। अभी सीडी का डायरेक्शन करंट का कहां होता है, ये ऊपर की तरफ हो गया है। एबी का करंट का डायरेक्शन कहां था, ऊपर की तरफ था, लेकिन इस पोजीशन पर आकर एबी का करंट का डायरेक्शन क्या हो गया है, नीचे की तरफ हो गया है। एबी से जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या हो गया है, नीचे की तरफ हो गया है। यानी करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, अभी चेंज हो गई है। करंट की डायरेक्शन क्या होती है, अभी चेंज हो जाती है। यानी ये जो सीडी था अभी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी उल्टी हो जाएगी। इस कंडीशन में इसका डिफ्लेक्शन जो गैल्वेनोमीटर का है वो दूसरी साइड में जाएगा। अब क्योंकि इसका मूवमेंट कंटिन्यू है तो फिर क्या होगा, जैसे ये सीडी अभी अपने प्लेस से डिस्प्लेसमेंट होगा तो यहां पर वेव्स कैसी जाएगी, इस तरह जाएगी और फिर अगेन जब 180 डिग्री पर आएगी तो क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। और जब ए बी इस साइड में आना शुरू होगा नॉर्थ की तरफ तो ये फिर यहां पर वेव्स क्या हो जाएगी, रेज होना शुरू हो जाएगी और पीक पॉइंट पर कहां पहुंचेगी, 90 डिग्री पर पहुंचेगी। इस तरह से आप देख रहे हैं ये कार्रवाई चलती रहेगी जब तक कि इसका मूवमेंट, हम जनरेटर का मूवमेंट दे रहे हैं। और आपको एक क्या मिलेगी, एसी का एक वोल्टेज की फॉर्म मिलेगी जिसको बोलते हैं हम साइनोसाइडल वोल्टेज। यानी एक साइन की फॉर्म में, साइन थीटा की फॉर्म में, जैसे आप देखते हैं साइन थीटा का जो वैल्यू होता है, एक साइन की फॉर्म में आपको यहां पर वेव दिखाई देगी और आपका जो मूवमेंट है इस जनरेटर का वो क्या होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। इस तरह से जब ये जनरेटर मूव कर रहा है तो यहां पर यदि हम कोई लोड लगा दें, घर के लिए लाइट यदि हम लेना चाहें गैल्वेनोमीटर, तो हमने एक सिर्फ इसलिए लिया है कि हम करंट की डायरेक्शन को देख सकें। लेकिन इस पर हम यदि लोड लगा दें, घर की लाइट का, फ्रिज का, कूलर का, एसी का जो लोड लगाए तो यहां से लोड मिलता रहेगा। सेम उसी तरह से जैसा बताया था, इसके अंदर भी करंट इंड्यूस होता है और इंड्यूस करंट के से पहले क्या होता है, एक मैग्नेटिक फोर्स पैदा होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या करती है, यहां पर फोर्स, एक फोर्स ऊपर से और दूसरा नीचे से बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में इस आर्मेचर को मूवमेंट देती है। और जैसा बताया था मैं, इनर्शिया के नियम के अनुसार, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया के मुताबिक ये मूवमेंट लगातार चलता रहता है जब तक कि इसको मूवमेंट को बंद ना किया जाए, इस पर बल ना लगाया जाए। तो ये था जनरेटर। जनरेटर में हम देखते हैं कि हमको क्या मिला, एक साइन एसी की फॉर्म में मिला, एसी वोल्टेज मिला। और ये एसी वोल्टेज हम एसी से जो ऑपरेटर्स हैं, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं एसी के, उनको हम इसे चला सकते हैं और चलाते हैं। अभी ये डिपेंड करता है कि हमारे जो एसी के इंस्ट्रूमेंट हैं वो पैरेलल में लगे हैं या सीरीज में लगे हैं, ये डिपेंड करता है। आगे हम इसको चीज को देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो ये था अभी तक आपका एसी जनरेटर, और इसके बाद हम देखेंगे डीसी जनरेटर अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।